हेलो हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जेनिथ क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और उसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है पदार्थ। तो आज हम पदार्थ से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी पदार्थ पे होने वाली है। पदार्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के भौतिक गुण तथा पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ की अवस्थाओं को किन कैसे चेंज किया जा सकता है, अर्थात उसमें किस तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को। ये आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, जो हमारे जैसे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ से मिलकर बनी हैं। हम इस तरीके से कह सकते हैं इसको कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ से मिलकर बनी हुई। अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें, पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन दोनों ही पाए जाते हैं। यदि हम द्रव्यमान की बात करें, आप लोग बोलेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं, अर्थात यह हमेशा स्थिर रहती है या कभी भी चेंज नहीं होती। जबकि भार की बात करें अगर हम, तो भार हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे पृथ्वी पर अधिक भार होता है किसी चीज़ का, परंतु वही वस्तु चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसका जो भार होता है वह कम हो जाता है पृथ्वी की अपेक्षा। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ से बनी है, अर्थात कह सकते हैं हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारा पेन, किताब, कुर्सी, जल, वायु इत्यादि। अब हमने देखा था, हमने एक परिभाषा और बताई थी पदार्थ की। क्या बताया था अभी? पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। द्रव्यमान को क्या बताया था हमने? किसी वस्तु में उपस्थित या उपस्थित या विद्यमान पदार्थों की माप ही द्रव्यमान कहलाती है। आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा क्या है? ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ से बनी है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, जैसे पेन, किताब, कुर्सी, जल, वायु इत्यादि। अब दूसरी परिभाषा की बात करें, पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन दोनों ही होते हैं।
द्रव्यमान को हमने क्या बताया था? किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की माप माप ही द्रव्यमान कहलाती है। अर्थात द्रव्यमान जैसे ये पेन हमारा जो है, ये पेन कई पदार्थ के कई कणों से मिलकर बना हुआ है। इस पेन को बनाने में पदार्थ के जितने कण लगे हैं, क्या वह चेंज होंगे? कहीं और पर ये यहाँ पर जितने कण से बने हुए हैं, क्या कहीं और पर ले जाने पे इसमें कोई कमी या अधिकता आएगी? नहीं। अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की जो मात्रा है इसमें, वो क्या रहती है? स्थिर रहती है। उसकी मात्रा हमेशा ही सेम रहती है। इस तरीके से पदार्थ में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक। जबकि हमने बताया कि भार क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। भार ग्रेविटी पर निर्भर करती है। जैसे ग्रेविटी कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है, तो भार हमेशा ज़्यादा कम होता रहेगा। अगर हम भार की बात करें तो हम भार बराबर जानते हैं, भार इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण। यह हमारा भार की परिभाषा है। इसलिए यह चेंज हो, द्रव्यमान तो सेम है, परंतु गुरुत्वाकर्षण कम ज़्यादा होने के वजह से भार हमेशा चेंज होता है। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे भौतिक गुण की। यदि हम बात करें पदार्थ के भौतिक गुणों की, तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कि यदि हम कोई ग्लास लेते हैं, उसमें एक निश्चित मात्रा में जल भरा हुआ है। यदि उसमें उस ग्लास में जो जल भरा हुआ है, उसमें हम अतिरिक्त नमक या चीनी 2 चम्मच 1 चम्मच डालते हैं और उसको पूरी तरीके से घोल बना देते हैं। क्या हमें जो जल की स्थिति में परिवर्तन, अर्थात जल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है? ग्लास में जल का स्तर बढ़ता है या स्थिर रहता है? जाहिर सी बात है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जल का स्तर वहीं का वहीं रहता है। तो वह जो चीनी और नमक है, वह घोले हैं जो उसमें, कहाँ गया? वह हम जानते हैं कि जल भी एक प्रकार का पदार्थ है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तथा उनके बीच रिक्त स्थान भी पाए जाते हैं। जैसे हम चीनी और नमक को जल के अंदर डालते हैं, वह उन कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, उनकी जगह पर जाकर वह जल में घुल जाता है। इस तरीके से उसका स्तर जो का त्यों बना रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके 2 भौतिक गुण हैं, जैसे पदार्थ विभिन्न कण छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है, तथा इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। और भौतिक गुण की बात करें तो जैसे चुंबक हैं, 2 चुंबक मान लीजिए, ये एक चुंबक, ये एक चुंबक, ठीक? इन दोनों चुंबक को थोड़ा पास ले आते हैं हम लोग, तो देखते हैं इनके बीच आकर्षण बल लगता है, आकर्षण होता है, अर्थात ये एक दूसरे को आकर्षित करके एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो यह क्या है? ये भी चुंबक पदार्थ से मिलकर बना है, ये भी चुंबक पदार्थ से मिलकर बना है। तो क्या होता है? इनके कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है, ठीक? इसलिए ये चुंबक आपस में चिपक जाते हैं। अब अगर बात करें हम दूसरे भौतिक गुण की, तो पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गति होती रहती है। अर्थात जैसे किसी जल को हम गर्म करते हैं, तो वह बुलबुले के रूप में निकलता है। उस बुलबुला कहाँ से बनता है? वह जल में जो कण होते हैं, पदार्थ
अर्थात जल पदार्थ है, पदार्थ के जो कण होते हैं वही बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो चलिए देखते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। हेडिंग का लिए हमारा क्या है, पदार्थ के भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कणों के बीच कणों के बीच पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते, ठीक। यह हमारे थे पदार्थ के 4 भौतिक गुण। अब हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं। हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। परंतु वैज्ञानिकों ने 2 अवस्थाएं और खोजी हैं। उसका नाम है प्लाज्मा और दूसरे का है बोस-आइंस्टीन संघनन। तो इस तरीके से हमारी जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, कुल कितनी अवस्थाएं हो गई हैं, 5। कौन कौन सी, प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस और बोस-आइंस्टीन संघनन। परंतु मुख्यतः हम 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। पदार्थ की अवस्था, अगर हम पदार्थ की अवस्था की बात करें तो हमने क्या बताया, 5 अवस्थाएं हैं इसकी, 5 अवस्थाएं हैं। पहला ठोस, द्रव, तीसरा गैस, और जो चौथी अवस्था खोजिए वो है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक, ये हमारी 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन। परंतु हम मुख्यतः इन 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन को भी हम पढ़ेंगे, परंतु हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। चलिए शुरू करते हैं ठोस।
जैसे देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं आयतन और आकृति। ठीक, ये हमारा ठोस, द्रव, गैस। अब अगर हम आयतन की बात करें, क्या ठोस का आयतन एक जगह पर कुछ और है, एक बर्तन में रखने पर ठोस किसी और आयतन में है तथा दूसरे बर्तन किसी और आयतन में? नहीं, वह उतना ही जगह हर जगह पर लेगा। अर्थात जितना जगह वह पहले बर्तन में था लिया था, उतना ही जगह दूसरे में लेगा। अर्थात इसका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, और जो आकृति होती है उसके आकृति में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं। तो यह भी क्या होती है? निश्चित। आकृति भी क्या निकल के आई? निश्चित। परंतु द्रव की बात करें, द्रव को अगर हम एक गिलास में भरे हैं, तो मान लीजिए इसमें 1 लीटर द्रव भरा हुआ है। अगर इसको हम एक कटोरे में भर दें, 1 लीटर ही द्रव, 1 लीटर ही, परंतु इसकी आकृति पहले कैसी थी? या पतले ग्लास में थी, अब क्या हो गई? चौड़े कटोरे में हो गई। इसकी आकृति में परिवर्तन देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आयतन होता है वह तो निश्चित होता है, परंतु इसकी आकृति क्या होती है? अनिश्चित। आयतन का मतलब क्या है? 1 लीटर द्रव था तो 1 लीटर ही रहा, इसमें कोई बढ़ोतरी या कम ज़्यादा नहीं हुआ, परंतु आकृति में क्या हो? अनिश्चितता देखने को मिली। इसी तरीके से अगर गैस की बात करें, तो गैस की जो आयतन होता है वह भी अनिश्चित होता है, तो आकृति भी क्या होती है? अनिश्चित। अब इसको एग्जाम्पल से जैसे देखिए, जैसे कोई एक रूम है, कोई इतना बड़ा रूम है, इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक, इसने इस छोटे से रूम में अगरबत्ती को जलाया, तो जो अगरबत्ती का धुआं है वो इस रूम में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इस रूम में पूरे फैल जाएगा। परंतु वही उतनी ही बड़ी अगरबत्ती अगर इतने बड़े रूम में कोई व्यक्ति जलाएगा, तो क्या अगरबत्ती का जो धुआं है वह इसी रूम जितना ही रहेगा, वह और नहीं फैलेगा? फैलेगा। इस पूरे रूम का आकृति का बेस मतलब ले लेगा जगह। अर्थात इसकी आकृति में क्या हुआ? अनिश्चितता देखने को मिली। पहले छोटे में था, कम में था, अधिक में हुआ। और जो इसका आयतन है, पहले ये मान लीजिए छोटे में आयतन में था, तो इसी के आयतन में भी परिवर्तन देखने को मिला। क्या कह सकते हैं हम लोग? ठोस की आयतन निश्चित होती है, परंतु आकृति भी क्या होती है? निश्चित। अगर हम द्रव की बात करें, द्रव की जो आयतन होता है वह तो निश्चित होता है, परंतु क्या होती है? आकृति अनिश्चित होती है। गैस में आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती है। अब अगर हम कणों की गति की बात करें, जैसे हमने परिभाषा में बताया था, भौतिक गुण में विभिन्न कणों से पदार्थ मिलकर बने होते हैं। कुछ कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, कुछ के कम होते हैं, कुछ के अधिक होते हैं। जैसे अगर ठोस की बात करें, ठोस को हम जल्दी इसकी आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसके जो कण हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक, जबकि द्रव में कण थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक, जबकि गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। अब अगर हम कणों की गति की बात करें, क्या ठोस में कणों की गति संभव है? आप लोग बताइए। नहीं,
इसमें ठोस में कणों की गति अर्थात या स्थिर रहकर कंपन करते हैं, जबकि द्रव की बात करें तो इसमें जो कणों की गति है या थोड़ी थोड़ी इसमें गैप होती है कणों के बीच में, अर्थात या एक दूसरे पर फिसलती रहती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कण एक दूसरे पर फिसलते हैं। और अगर गैस की बात करें तो गैस में कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। अब एक चीज हमें और देखने को मिलती है, संपीडिता। अगर हम संपीडिता की बात करें तो आप लोग बोलेंगे संपीडिता किसे कहते हैं? तो संपीडिता सर्वप्रथम जान लेते हैं किसे कहते हैं हम लोग। संपीडिता वह होती है जैसे किसी वस्तु में दाब की वजह से जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह हमारा संपीडन कहलाता है। जैसे किसी भी ठोस, जैसे ये हमारा एक ठोस लोहे का टुकड़ा है, इस पर यदि हम दाब डालें तो क्या इसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलती है? नहीं, अर्थात नगण्य बराबर देखने को मिलती है। परंतु द्रव में किसी लिक्विड पर दाब डाला जाए तो वह थोड़ा बहुत परिवर्तित होती है, अर्थात इसमें कह सकते हैं थोड़ी क्या होती है परिवर्तन, थोड़ी संपीडिता होती है। इसमें नगण्य के बराबर संपीडिता होती है, जबकि इसमें थोड़ी संपीडिता होती है। और अगर गैस की बात करें तो इसमें संपीडिता क्या होती है? बहुत। ठीक। अब बात करें हम पदार्थ की अन्य दो अवस्थाओं की, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा वह होता है जैसे हम किसी पदार्थ को जब अत्यधिक गर्म करते हैं, अर्थात इतना गर्म करते हैं कि वह गैस के बाद आयनों में टूटने लगे, उस अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा। और जो हमारा बोस-आइंस्टीन संघनन है वह हमारा अवस्था है जैसे किसी पदार्थ को यदि हम अत्यधिक ठंडा करें, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ठंडा करें तो वह अवस्था जो हमें मिलती है वह कहलाती है बोस-आइंस्टीन संघनन। तो जैसे कि इसकी भी हम देख लेते हैं परिभाषा, क्या होती है प्लाज्मा, क्या होती है बोस-आइंस्टीन संघनन। तो ये आप लोग लिख लीजिए। हमने देखा ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं। अब हम देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमने कहा कि पदार्थ की जब हम किसी पदार्थ को अत्यधिक गर्म करते हैं, अत्यधिक गर्म करते हैं जिससे वह अपने आयनों में टूट जाती है, तो वह अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ठीक। और जो हमारी ये तो थी हमारी चौथी अवस्था। पांचवी अवस्था कौन सी थी? बोस आइंस्टीन संघनन। इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरीके से भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक, DEC।
इसकी बात करें तो जब हम किसी पदार्थ को अत्यधिक ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं तो जो अवस्था हमें प्राप्त होती है वह हमारा वह वह बोस वह अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को पदार्थ की पांचों अवस्थाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था में किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसा कि पदार्थ की अवस्था में आप सभी देखते होंगे, यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी जो अवस्था अर्थात रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। और दूसरा परिवर्तन किस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे किसी वस्तु पर यदि हम दाब डालते हैं तो उसमें उस पदार्थ में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था में दो तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है, पहला तापमान और दूसरा दाब। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अब हमारा जो अगला हेडिंग है वो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में दो तरीके से परिवर्तन होता है, पहला तापमान से और दूसरा दाब से। अब अगर हम तापमान की बात करें, जैसे ठोस किसी ठोस चीज को यदि हम गर्म करते हैं तो वो तरल में यानी द्रव में परिवर्तित, द्रव को जब गर्म करते हैं तो वह गैस में, जब इसको अत्यधिक गर्म करते हैं तो वह प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक। अब देखिए, ठोस को द्रव में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा है, उसको गर्म करते हैं, वह लिक्विड में चेंज होता है यानी द्रव में तरल में चेंज हो जाता है। उस चीज़ को हम कहते हैं मेल्टिंग, अर्थात वह क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, संगलन। हिंदी में क्या कहेंगे, संगलन। और यदि हम द्रव को गर्म करते हैं, ताप हीट देते हैं और वह गैस में परिवर्तित होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। हिंदी होती है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और यदि हम गैस को और अधिक गर्म करते हैं, यानी द्रव को अधिक गर्म करते हैं, तो इस गैस को प्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनीकरण। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो था कि तापमान में जब वृद्धि की जाए तो परिवर्तन देखने को मिलता है, यदि तापमान में कमी लाई जाए अर्थात ठंडा किया जाए तो क्या होता है। जैसे यदि जैसे ये ठोस से द्रव में तापमान अधिक दिया गया, द्रव में हुआ, और अधिक तापमान गैस में हुआ, और अधिक जब तापमान दिया गया तो ये प्लाज्मा में परिवर्तित हो गया। ठोस को द्रव में क्या कहते हैं, संगलन। द्रव को गैस में वाष्पीकरण, गैस को प्लाज्मा में परिवर्तन को आयनीकरण। अब हम जैसे प्लाज्मा को जब ठंडा करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित होती है, जब इसको और अत्यधिक ठंडा करते हैं तो द्रव में परिवर्तित होती है, और जब द्रव को और अत्यधिक ठंडा करते हैं तो उसमें परिवर्तित होती है। जैसे किसी गैस को द्रव में परिवर्तन तथा जो तरल यानी पानी है, अगर हम उसको अधिक ठंडा करेंगे तो वो बर्फ का रूप ले लेगी। बर्फ एक प्रकार का ठोस है। ठीक।
अब इसको क्या कहते हैं? जैसे इसको तो संकलन, वाष्पीकरण, आयनीकरण बोल दिए। अब बोलेंगे आप इसको क्या बोलेंगे? इसको देखिए क्या बोलते हैं? इसको प्लाज्मा से गैस में परिवर्तन को बोलेंगे विआयनीकरण। तथा गैस को द्रव में परिवर्तन को बोलेंगे संघनन। और द्रव को ठोस में परिवर्तित होगा, क्योंकि तीर यहाँ ऐसे लगी हुई है और ये ऐसे। जब द्रव को ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जमना। ठीक। या इसको और बोल सकते हैं हिमीकरण। हिमीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन। ठीक। और दूसरे तरीके से तापमान पहले ये तो था तापमान से। ताप से जब अधिक दाब देंगे, जैसे अभी हमने संपीड़िता बताया था, ठोस में कम होता है, द्रव में थोड़ा होता है, तथा गैस में अत्यधिक होता है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने जो पढ़ा वो देखा कि पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के भौतिक गुण तथा पदार्थ की अवस्था, और पदार्थ में किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। और चलिए, धन्यवाद।